So we are going to study which is inventory and cost of goods sold of which is chapter number 8 of your financial accounting by Meeks and Meeks. तो देखते हैं कि इन्वेंट्रीज ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डिफरेंस क्या होता है. तो टुडे इज लेक्चर नंबर 20 and we will study the method of inventory evaluation. Inventory, what is inventory? Inventory is defined as the good owned and held for sale to the customer. Okay, goods जो कि आप ऑन कर रहे हैं और जो अभी सेल होने हैं कस्टमर्स को, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इज बेसिकली अनसोल्ड गुड्स. आपके वो गुड्स जो अभी बिके नहीं है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं और ये करंट एसेट्स में शो होती है. नेक्स्ट इज जो फ्लो ऑफ इन्वेंट्री है वो बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर आपको नजर आएगी और वो इन्वेंट्री जो बिक जाती है, ठीक है, वो इन्वेंट्री जो बिक जाती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो आज की जो डिस्कशन है हमारी वो यही है कि हमने इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है और हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे जो है वो अकाउंट करना है. इन्वेंट्री की जो जनरल एंट्री है अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो इस तरह से है कि जब आप परचेज करते हैं इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री डेबिट कर देते हैं. जिस तरह आपने लास्ट जो ट्रांजैक्शंस है उसमें पढ़ा है कि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस को डेबिट करते हैं और अगर आपने कैश पे किया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे. तो यहाँ पे इन्वेंट्री को हम डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिट करेंगे अगर आपने इसको जो है वो की हुई है, आपने क्रेडिट पे परचेज की हुई है. सेकंड, जब हम सेल करते हैं इसी इन्वेंट्री को, जब हम सेल करते हैं तो इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज होती है, तो दैट्स व्हाई इन्वेंट्री को हम करेंगे क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम करेंगे डेबिट. ठीक है, तो ये बेसिकली सेल्स की एंट्री नहीं है. ये हम देखना चाह रहे हैं कि इन्वेंट्री में से कितनी बिकी है, कितनी इन्वेंट्री आपकी सेल हुई है और ये कॉस्ट पे, किस कॉस्ट पे आपकी सेल हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट. जो सेल्स की एंट्री है ना वो सेल्स प्राइस के ऊपर होती है. मिसाल के तौर पर एक इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट करिए, जिसकी कॉस्ट है आपकी 1000 रुपीज. ठीक है, उसकी कॉस्ट थी 1000 रुपीज, आपने उसको बेचा है 1200 रुपए में. ठीक है, आपने उसको सेल किया 1200 पे. तो जो उसकी कॉस्टिंग की एंट्री है ना ऑन सेल डेट वो होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट. जो उसकी सेल्स प्राइस वाली एंट्री है ना वो होगी सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट या कैश डेबिट. ठीक है, वो दैट इज अनदर थिंग, वो सेल्स प्राइस के ऊपर है. ये जो एंट्री होगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ये आपकी होगी परचेज प्राइस के ऊपर. ठीक है, सो इन्वेंट्री जब आप परचेज करते हैं इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और जिस वक्त आप सेल करते हैं ऑन अ सेल डेट तो आपकी इन्वेंट्री वही इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट होती है. तो इन्वेंट्री को हम करेंगे क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे. इन्वेंट्री को हम मेंटेन करने के लिए एक सब्सिडरी लेजर मेंटेन करते हैं. इसकी बेसिकली तीन जो है वो होती हैं. इसकी बेसिकली तीन साइड्स होती हैं. एक होती है परचेज, दूसरी होती है सेल्स और तीसरी होती है बैलेंस. तो जो परचेजेस हैं वो हम यहाँ पे नोट करते हैं और जो सेल्स हैं वो यहाँ पे जितनी सेल हो चुकी है उसमें से वो यहाँ पे नोट करते हैं और उसका जो सेल होने के बाद जो बैलेंस है वो यहाँ पे नोट करेंगे. ये हम आगे चल के प्रोफार्मा देखते हैं और ये फिल करते हैं कि हम इसको किस तरह से फिल करते हैं. नेक्स्ट इज के इन्वेंट्री की जो कॉस्टिंग मेथड्स हैं, जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मेथड है वो 4 मेथड्स होते हैं. एक है एवरेज कॉस्ट मेथड, दूसरा है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फिर है फाइफो मेथड विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड चौथा है लाइफो मेथड विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये चारों मेथड्स हमारी आज डिस्कशन में है कि इन चारों मेथड्स के तहत अगर हम 4 मेथड्स को यूज करते हैं, चारों मेथड्स को यूज करते हैं तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम किस तरह से करेंगे. उसके लिए आप एक इलस्ट्रेशन देखें या एक एग्जांपल देखें. कि एग्जांपल ये है कि फर्ज करें कि यू हैव अ बिजनेस विच इज इन द नेम ऑफ बास ट्रैक और आप साइकिल्स जो है वो परचेज करते हैं और उसको सेल करते हैं. ठीक है, आप बाइसिकल्स जो हैं वो परचेज करते हैं और उसको सेल करते हैं. तो आपके पास जो डाटा है परचेजिंग का वो ये है और जो सेल्स का डाटा है वो ये है. ठीक है, परचेज का डाटा क्या है कि ऑन दिसंबर 12, 2008 आपने 600 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ $29. ठीक है, तो आपने 600 बाइसिकल्स परचेज किए
और एक बाइसिकल की जो कीमत है वो $29 है। ठीक है, इस तरह जो टोटल कीमत होगी 600 बाइसिकल्स की वो होगी 17,400। जैन 9 2009 को, ठीक है, जैन 9 2009 में आपने 900 बाइसिकल्स परचेज किए हैं और एक बाइसिकल की जो कीमत है वो अब बढ़ गई है, वो 32 पे हो गई है। तो टोटल जो प्राइस होगी 900 यूनिट्स की वो है 28,800। ठीक है, तो आपकी जो परचेजिंग की डेट्स हैं वो दो हैं, एक दिसंबर 12 और दूसरी जनवरी 9 2009। दो डेट्स में आपने डिफरेंट परचेजेस किए। दिसंबर 12 पे आपने 600 यूनिट्स परचेज किए और जनवरी 9 पे आपने 900 यूनिट्स परचेज किए डिफरेंट प्राइस के ऊपर। एक आपने 29 पे परचेज किया, दूसरी 32 पे। जो एक दिसंबर 12 पे आपकी जो टोटल इन्वेंट्री थी वो थी 17,400 की, और जनवरी 9 पे जो इन्वेंट्री थी वो थी 28,800। नाउ दिसंबर 15 2009 पे आपने 1000 यूनिट बेचे हैं। ठीक है, यू हैव सोल्ड 1000 यूनिट्स। तो आपके पास जो टोटल यूनिट्स हैं वो हैं 600 प्लस 900 दैट इज इक्वल टू 1500। मसला ये है कि आपने इनमें से 1000 यूनिट सेल करने हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपने किस प्राइस पे इसको सेल करना है। आपके पास ये प्रॉब्लम है कि आपके पास दो डिफरेंट प्राइसेस हैं, तो आपने किस प्राइस के ऊपर इसको सेल करना है। एक प्राइस है आपके पास 29 की और दूसरी प्राइस है आपके पास $32, और आपने 1000 यूनिट्स जो है वो सेल करने हैं जनवरी 15 पे। तो आप इसको किस प्राइस के ऊपर सेल करेंगे। इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है वो कौन सा मेथड यूज कर रही है। ये जो डेटा है ये आप अपने सामने रख लें। ये बेसिकली आपकी जो बुक है उसका उसका प्रॉब्लम 8.1 ए, प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 8 पे आए, उसकी प्रॉब्लम पे जाएं और 8.1 ए अपने सामने रखें, या नहीं रखा तो अपनी ये जो डाटा है अपने जहन में रख लें। बहुत सिंपल सा डाटा है कि आपने 2 डेट्स पे परचेजेस किए हैं और एक डेट पे आपने सेल्स की हैं। एक पे 600 यूनिट्स परचेज किए, एक पे 900 यूनिट्स परचेज की। जो सेल्स आपने की है वो 1000 यूनिट सेल की हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि आपने अंडर डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड इसको किस तरह से अकाउंट करना है। पहला मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है? व्हेन अ यूनिट इज सोल्ड, इट्स स्पेसिफिक कॉस्ट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब होता है कि जब यूनिट सेल किए जाते हैं तो इसकी जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे लिख दी जाती है। 500 यूनिट्स वर परचेज्ड ऑन दिसंबर 12। कहते हैं कि जितने यूनिट्स आपने सेल किए ना उनमें से जो 500 यूनिट्स थे वो आपने जो है वो दिसंबर 12 पे परचेज किए, और जो बाकी 500 यूनिट्स हैं वो जनवरी 9 पे परचेज किए। ठीक है, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में आप जो 500 यूनिट सेल करेंगे तो दिसंबर 12 पे जो प्राइस होगी उस प्राइस से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 500 यूनिट्स हैं टोटल आपने 1000 यूनिट सेल करने हैं ना, तो उनमें से जो 500 यूनिट्स हैं वो जनवरी 9 की जो ट्रांजैक्शन जो आपकी प्राइस होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? हम इसको रिकॉर्ड इस तरह से करते हैं, इस फॉर्मेट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। ये फॉर्मेट पहले समझ लें। पहला कॉलम होता है आपका डेट का, अगले 3 कॉलम्स होते हैं आपके परचेज के। परचेज में भी पहला कॉलम है आपका यूनिट्स का कि कितने यूनिट्स आपने परचेज किए। दूसरा कॉलम है कि यूनिट कॉस्ट का, यानी उसकी एक यूनिट की क्या कॉस्ट थी और टोटल कॉस्ट उसकी क्या थी। देन नेक्स्ट इज कि आपने सेल्स कितने यूनिट्स किए, सेल्स करने के बाद आपके पास जो बैलेंस है वो कितना रह गया। तो पहली चीज कि आपने 12 दिसंबर 2008, सॉरी 9 नहीं है, 8 है, 12 दिसंबर 2008 को आपने जो है वो 600 यूनिट्स परचेज किए और 29 यूनिट कॉस्ट पे थी, और टोटल आपने जो परचेजिंग की है वो $17,500 की। उसके बाद 9 जनवरी 2009 में जो आपकी परचेजेस हैं वो है 900 यूनिट्स की, $32 की और 28,800। तो इस डेट के ऊपर यानी 12 को आपका जो बैलेंस है वो 600 यूनिट्स एट यूनिट कॉस्ट ऑफ 29, और 9 जनवरी को जो आपका बैलेंस है वो 900 यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं $32 की कॉस्ट पे। इस तरह जो टोटल कॉस्ट है आपके पास वो है 46,200। ये कैसे है? ये इन दोनों को प्लस करके, यानी 17,400
प्लस 28,800, आपकी जो टोटल इन्वेंट्री आपके पास जनवरी 9 तक पड़ी हुई है वो है 46,200। अब 15 जनवरी 2009 को आपने जो है वो 1000 यूनिट सेल किए, ठीक है, आपने 1000 यूनिट जो है वो सेल किए। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में हमने कहा है कि 500 यूनिट्स आपके 12 दिसंबर में से जाएंगे और 9 यूनिट आप 500 यूनिट आपके अगले जो 500 यूनिट है वो 9 जनवरी की कॉस्टिंग के हिसाब से जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 यूनिट्स आपके सेल हुए, आपके 500 यूनिट सेल हुए एट द रेट ऑफ 29, और जो आपके बाकी 500 यूनिट्स हैं वो सेल हुए आपके एट द रेट ऑफ 32। अगर आप देखिए तो इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो टोटल आपके जो 1000 यूनिट्स हैं वो सेल हो चुके हुए हैं, ठीक है। 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000, आपके यूनिट सेल हो गए, और 500 इसमें से गए, 600 में से गए, बाकी कितने रह गए, 100 रह गए एट द रेट ऑफ 29। और ये 9 जनवरी को जो आपने यूनिट परचेज किए हुए थे वो थे 900 में से 500 आपके माइनस हुए, बाकी कितने रह गए, 400 एट द रेट ऑफ 32, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 2900, और इसको मल्टीप्लाई करें तो एक आंसर आता है दैट इज समथिंग एल्स। सो आपके पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है, यानी इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है, जो आंसर यहाँ पे आया है, उसको हमने प्लस कर लिया है, उसको हमने प्लस कर दिया। तो जो टोटल इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, एंडिंग इन्वेंट्री आपकी वो है 15,700, ठीक है। तो यहाँ पे जो 30,500 है वो बन जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर जनवरी 15,30,000 विच इज 30,500, यानी 30,500 की लागत की इन्वेंट्री आपने सेल की है, और सेल करने के बाद आपके पास जो बाकी रह गई है इन्वेंट्री वो 15,700 की। अब हमने इसकी करनी है 30,500 की जनरल एंट्री। इसकी जनरल एंट्री अंडर स्पेसिफिक मेथड ये होगी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप डेबिट करेंगे 30,500 से, और इन्वेंट्री को आप क्रेडिट करेंगे 30,500 की से, क्योंकि इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हुई है। इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज हुई है, जब डिक्रीज होती है तो उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, दिस इज बेसिकली एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो आप इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंस में आएगा, और ये आपकी एसेट्स जो है वो डिक्रीज हुए हैं, इन्वेंट्री एसेट्स में आती है। एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं 30,500 से, क्योंकि ये अब आपकी बिक गई है ना, तो आपकी जब ये बिक गई है तो 30,500 आपकी होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इन्वेंट्री को आप इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट मेथड इज एवरेज कॉस्टिंग मेथड। एवरेज कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? एवरेज कॉस्ट मेथड क्या होता है? व्हेन अ यूनिट इज सोल्ड, the average cost of each unit is in inventory is assigned to the cost of goods sold। हम जितने यूनिट सेल करते हैं, मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट सेल किए, तो उसको जब हम सेल करेंगे ना, तो उसको हम एक एवरेज प्राइस से सेल करेंगे। एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ओवर यूनिट्स ऑन हैंड ऑन द डेट ऑफ सेल्स, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, ये हम आप आगे एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। आपके एवरेज कॉस्टिंग मेथड में फॉर्मेट वही है जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, कि आपने 600 यूनिट्स 29 पे परचेज किए, टोटल 17,500 की यूनिट्स हैं, और 900 यूनिट्स आपने परचेज किए 28,800 के। तो टोटल जो आपके यूनिट्स परचेज हुए हैं ना, 600 प्लस 900 दैट इज इक्वल टू 1500 जो यूनिट्स हैं वो आपने परचेज किए हुए, यहाँ पे बैलेंस मैंने लिख दिया। अब एवरेज कॉस्टिंग मेथड में आपका जो बैलेंस आएगा ना यूनिट्स का, वो इकट्ठा आएगा, यानी पिछला जितने भी यूनिट्स आपने परचेज किए हुए ना, उसको आपने प्लस करके लिखना है 1500, ठीक है। और आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट है वो अभी नहीं लिखनी है आपने, वो आपने कब लिखनी है? वो आपने इन दोनों को पहले प्लस करना है, यानी 17,400 प्लस 28,800, इसको प्लस करें। प्लस करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है 46,200। अब आपने जो यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट करनी है? वो करनी है, नीचे लिखी हुई है 46,200 डिवाइडेड बाय 1500 दैट इज इक्वल टू 30.8, यानी आपकी जो ये कॉस्ट जो आपके पास जो 1500 यूनिट्स हैं उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो है 30.8। ना हम इसकी कॉस्ट लिखते हैं ना हम इस डेट की कॉस्ट लिखेंगे, बल्कि एक एवरेज कॉस्ट लिख लेंगे, इस वजह से इसको एवरेज कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। अब जनवरी 15 को आपने 1000 यूनिट सेल करने हैं। अब 1000 यूनिट हम यहाँ पे इकट्ठे ही लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट एक ही आपकी।
1000 यूनिट अब आप सेल करेंगे तो एक एवरेज मेथड के ऊपर, एक एवरेज कॉस्ट के ऊपर सेल करेंगे, और इसको इसको यानी 1000 को 30.8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 30,800। बाकी रह गए 1000 यूनिट आपकी सेल हो गए, कितने रह गए? 1500 में से 1000 गए तो 500 यूनिट्स रह गए। 500 यूनिट्स आपके 30.8 के हिसाब से पड़े हुए हैं, तो एंडिंग जो कॉस्ट है आपकी वो 15,400 रह जाएगी। तो 30,800 इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर एवरेज कॉस्टिंग मेथड। तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट मेथड में जो जनरल एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को करेंगे हम डेबिट, और इन्वेंट्री को हम करेंगे क्रेडिट। तो जो जनरल एंट्री है वो बेसिकली सेम रहेगी, लेकिन अमाउंट चारों केसेस में डिफरेंट होगी। यानी अमाउंट इसकी 30,800 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इन्वेंट्री होगी 30,800। इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट मेथड में। नेक्स्ट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब ये होता है कि आपने जब सेल्स करना है तो जो पहले इन आपके हुए हैं सबसे पहले आपने उसको आउट करना है, और जो लास्ट में आपके एंटर हुए हैं परचेजेस बाद में आपने उसको जो है वो सेल करना है। तो जो ओल्डेस्ट कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड योर रीसेंट कॉस्ट विल बी द एंडिंग इन्वेंट्री अंडर द फाइफो मेथड। अब फाइफो मेथड में देखते हैं कि हम इसको जब 1000 की इन्वेंट्री जब हमने सेल करनी है तो हम किस तरह से इसको सेल करेंगे। आपके पास यूनिट परचेज वही है, बैलेंसेस आपने यहाँ पे फाइफो मेथड में भी आपने अलग अलग से लिखने हैं। 629 यूनिट कॉस्ट पे है और 900 आपके 32 यूनिट कॉस्ट पे आपके जो बैलेंस है वो 46,200 है, ठीक है। अब आपने सेल करने हैं 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट जब आप सेल करेंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड का मतलब है कि पहले कौन से इन हुए, पहले आपके ये वाले जो यूनिट्स हैं वो इन हुए। इस वजह से आपने सबसे पहले 600 यूनिट सेल करने एट द रेट ऑफ 29, ठीक है। 1000 में से 600 यूनिट आपने पहली इन्वेंट्री में से सेल करने हैं, बाकी कितने रह गए? 400 यूनिट। तो 400 यूनिट आपने माइनस करने हैं सेकंड जो आपने इन्वेंट्री बाद में जो परचेज की है 900 वहां में से, यानी जो आपके 400 यूनिट सेल होंगे वो 32 की कॉस्ट पे होगी। इस तरह आपके जो 1000 यूनिट्स हैं वो इस तरह से सेल होंगे। अब 600 में से 600 गए तो ये जो इन्वेंट्री है आपकी ये तो आपकी जीरो हो जाएगी। बाकी आपके पास 900 में से 400 सेल हो गए हैं, पीछे रह गए 500। अब जो 500 यूनिट्स हैं ये $32 पर यूनिट की प्राइस पे आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। तो टोटल जो एंडिंग इन्वेंट्री है अंडर फाइफो मेथड वो है 16,000, और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है अंडर फाइफो मेथड वो है 30,200। इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो इसी तरह से होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 30,200 और इन्वेंट्री क्रेडिट बाय 30,200। Now moving on to the last in and first out, which is the LIFO method. LIFO stands for last in, first out. Recent cost would be the cost of goods sold and the oldest cost would be the ending inventory. Okay. Now we will see the LIFO, the impact of LIFO method on the cost of goods sold and the balance in and the balance. और आपके पास जो purchases हैं, जो balances हैं वो same उसी तरह से होंगे। अब आपने सेल्स करने हैं 1000 यूनिट्स और आपने मेथड यूज करना है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड। अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कि आपके जो लास्ट में इन हुए हैं यानी 900 यूनिट्स जो आपके एंड पे इन हुए हैं उसको आप सबसे पहले सेल करेंगे। तो 900 यूनिट्स आपके पहले सेल होंगे एट द रेट ऑफ 32, ठीक है। बाकी कितने रह गए? 100 यूनिट्स रह गए। 100 यूनिट्स आपके 600 में से सेल होंगे, तो 100 यूनिट्स आपके $29 की प्राइस से सेल होगी। तो टोटल आपका होगा 31,700। एंडिंग इन्वेंट्री आपकी रह जाएगी, अब एंडिंग इन्वेंट्री आपकी फर्स्ट यूनिट्स में से रह जाएगी यानी 600 में से रह जाएगी, क्योंकि 900 में से तो आपने सारे सेल कर दिए, तो सारे आपके सेल आउट हो गए। अब आपके पास रह गए ये वाले यूनिट्स, इसमें से भी आपने 100 आपने सेल कर दिए। तो यू हैव नाउ 500 यूनिट्स लेफ्ट एट द रेट ऑफ 29 और एंडिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो 14,500 होगी। तो दैट विल बिकम 31,700 विल बिकम योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर जनवरी 15, और इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो ये होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 31,700 और इन्वेंट्री क्रेडिट 31,700, ठीक है। आपकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट वो चैप्टर नंबर 8 के ब्रीफ एक्सरसाइज कि 8.1 से लेकर 8.10 तक, ठीक है, ये सारे आपने करने हैं। फिर आपका जो प्रॉब्लम सेट ए एंड बी में 8.1 से लेकर 8.3 तक आपने क्वेश्चन सारे करने हैं। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव